नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है सूरज एजुकेशन हब में। जैसा कि हम लोग कल एक वीडियो बनाए थे जिसमें हम लोग संस्कृत व्याकरण पढ़े थे और आज इंग्लिश ग्रामर का पहला भाग हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अच्छा अंग्रेजी जानने के लिए इंग्लिश ग्रामर का जानना बहुत ज़रूरी होता है और इंग्लिश में जो शब्दकोश आता है उसको भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अंग्रेजी को अच्छा से पढ़ने के लिए अंग्रेजी व्याकरण का जानना बहुत ज़रूरी है। यह लगभग जितने भी बच्चे जो अंग्रेजी व्याकरण पढ़ना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी है और सभी कक्षाओं के बच्चों के लिए खास करके उपयोगी है। तो चलिए आज शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर का पहला भाग। आज फर्स्ट दिन है इसका। तो इंग्लिश ग्रामर के बारे में बोला जाता है या इनकी परिभाषा है, इंग्लिश ग्रामर इज द सेट ऑफ स्ट्रक्चरल रूल्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। दिस इंक्लूड्स द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस एंड होल टेक्स्ट। मतलब इसको हम एक बार फिर से पुनः रिपीट करते हैं। इंग्लिश ग्रामर इज द सेट ऑफ स्ट्रक्चरल रूल्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। This includes the structure of the words, phrase, clauses, sentence and whole text। यानी इसका अर्थ होता है अंग्रेजी व्याकरण अंग्रेजी भाषा के संरचनात्मक नियमों का क्या है, समूह है। तो अंग्रेजी व्याकरण अंग्रेजी भाषा के संरचनात्मक नियमों का समूह है। इनमें शब्दों, वाक्यांशों, खंडों, वाक्यों और संपूर्ण ग्रंथों की संरचना शामिल है। तो इसका ये अर्थ हुआ हिंदी में, जो अंग्रेजी व्याकरण अंग्रेजी भाषा के संरचनात्मक नियमों का क्या है, समूह है और इनमें शब्दों, वाक्यांशों, खंडों, वाक्यों और संपूर्ण ग्रंथों की रचना शामिल है। शब्दों मतलब कहने का तात्पर्य है, अगर हम कोई चीज़ शब्द लिखते हैं, एग्जाम्पल के लिए राम, तो एक शब्द हो जाता है। अगर उसी तरह अगर हम कुछ लिखे जो राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो ये एक प्रकार का वाक्य हो जाएगा। इसी तरह की संरचना इसमें हम लोगों को देखने को मिलती है अंग्रेजी व्याकरण के तहत। तो अंग्रेजी व्याकरण का पहला भाग, इसमें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए समझते हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। तो वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 डिफरेंट क्लासेज अकॉर्डिंग टू द मीनिंग एंड फंक्शन। दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी इसका अर्थ हुआ शब्दों को उनके अर्थ एवं कार्य के अनुसार 8 विभिन्न वर्गों में बांटा गया है, उन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी शब्दों को, एक ही शब्द होते हैं, उनके कई प्रकार के अर्थ होते हैं और कार्य होते हैं। तो शब्दों को उनके अर्थ एवं कार्य के अनुसार 8 विभिन्न वर्गों में बांटा गया है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पहला होता है नाउन माने संज्ञा। दूसरा होता है प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। तीसरा होता है एडजेक्टिव, जिसका अर्थ होता है विशेषण। और चौथा होता है वर्ब माने क्रिया। और पांचवा होता है एडवर्ब, जिसका होता है अर्थ क्रिया विशेषण। और छठा होता है प्रीपोजिशन, जिसका अर्थ होता है संबंध सूचक अवयव। और सातवां होता है कंजक्शन माने होता है संयोजक अवयव। और आठवां होता है इंटरजेक्शन, जिसका अर्थ होता है विस्मयादि बोधक। तो पहला होता है नाउन के बारे में आप लोगों को, हर लोगों को मतलब जो पढ़े हैं अंग्रेजी व्याकरण को पता होगा। जो इसका एक लाइन का परिभाषा आता है, लोग बोलते हैं जो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। सब लोगों को इतना पता होता है, लेकिन इनके बारे में अगर विस्तार से जाने तो नाउन का परिभाषा होता है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड दैट इज द नेम ऑफ ए पर्सन, पैलेस एंड थिंग इज कॉल्ड ए नाउन। यानी संज्ञा नामकरण का शब्द है, अर्थात किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, हम लोग संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में क, पेन, बुक, मोहन, बिहार, पटना आदि जितने भी नाम आएंगे, चाहे वो व्यक्ति के रहेंगे या वस्तु के रहेंगे या स्थान के नाम रहेंगे, तो वो सभी संज्ञा कहलाएंगे। दूसरा होता है मतलब इसका उत्पत्ति कैसे हुआ। तो नाउन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के नोमेन से हुआ है, जिसका अर्थ होता है नाम। तो नाउन की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, नाउन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के नोमेन से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, नाम होता है। दूसरा होता है प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन, इट्स अवॉइड रिपीटेशन ऑफ ए नाउन। पुनः इसको हम रिपीट करते हैं प्रोनाउन का। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन, इट्स अवॉइड रिपीटेशन ऑफ ए नाउन। यानी इसका अर्थ होता है सर्वनाम वह शब्द है
जिसका प्रयोग संज्ञा के बदले में होता है और वह संज्ञा के पुनरावृत्ति को रोकता है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे है एग्जाम्पल, राजा राम मोहन राय ने बगीचे में सांप को देखा और उसने उसको लाठी से मार दिया। मतलब राजा राम मोहन राय, यहाँ एक क्या हो गया, नाम है राजा राम मोहन राय, यहाँ एक नाउन हो गया। राजा राम मोहन राय ने बगीचे में सांप को देखा। किसको देखा? सांप को देखा। और उसने मतलब किसने? राजा राम मोहन राय ने। और उसको मतलब किसको? सांप को लाठी से मार दिया। तो इसका हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो राजा राम मोहन राय सॉ ए स्नेक इन द गार्डन, ही किल इट विथ ए स्टिक। इसी प्रकार आई, वी, दे, मी, हिम आदि क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो ये अच्छा लग रहा है, अगर चाहते हैं हमसे आप पढ़े इंग्लिश ग्रामर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना से जितना होगा शेयर कीजिएगा आप लोगों को। और इसमें आगे में जितना होगा संपूर्ण इंग्लिश ग्रामर पढ़ने को मिलेगा। अगर कुछ त्रुटि होता है तो हमसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बताने में संकोच नहीं कीजिएगा, क्योंकि सीखना सबसे बड़ी बात होता है। नकारात्मक चीज़ों को दूर करते हुए आप लोग हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें बहुत कुछ अभी आप लोगों को सीखने को मिलेगा। उसके बाद है एडजेक्टिव, यानी नाउन, प्रोनाउन। उसके बाद आ जाता है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का होता है एन एडजेक्टिव इज ए क्वालिफाइंग, QUALIFYING, क्वालिफाइंग वर्ड। इट क्वालिफाइज, QUALIFIES, क्वालिफाइज ए नाउन एंड ए प्रोनाउन। इसका अर्थ होता है विशेषण विशेषता बतलाने वाला शब्द है। वह विशेषता बतलाता है संज्ञा तथा सर्वनाम की। इसको समझते हैं बढ़िया से। जो एडजेक्टिव का क्या परिभाषा हुआ? एन एडजेक्टिव इज ए क्वालिफाइंग वर्ड, इट क्वालिफाइज ए नाउन एंड ए प्रोनाउन। इसका अर्थ हुआ विशेषण विशेषता बतलाने वाला शब्द है। विशेषण क्या है? विशेषता बतलाने वाला शब्द है। वह विशेषता बतलाता है संज्ञा तथा सर्वनाम की। एग्जाम्पल के लिए रेड रोज यानी गुलाब क्या है? वह लाल है। उसके बाद ब्लैक कैप यानी टोपी जो है वह कैसी है? तो काली है। उसके बाद इंटेलिजेंट बॉय लड़का जो है क्या है? वह तेज है। ही वाज ए ऑनेस्ट, वह क्या है? ईमानदार। ही वाज ऑनेस्ट, वह क्या था? ईमानदार था। यू आर जेंटल, तुम क्या हो? नेक हो। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो विशेषण क्या करता है? विशेषता बतलाता है। किसका बतला रहा है? संज्ञा तथा सर्वनाम के। उसके बाद होता है वर्ब। वर्ब माने होता है क्रिया। तो वर्ब का होता है परिभाषा, ए वर्ब इज ए वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग, यानी क्रिया वह शब्द है जो किसी वस्तु या व्यक्ति के विषय में कुछ कहता है। क्या कहता है? वर्ब का परिभाषा क्या है? ए वर्ब इज ए वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग, यानी क्रिया वह शब्द है जो किसी वस्तु या व्यक्ति के विषय में कुछ कहता है। एग्जाम्पल के लिए बॉयज प्ले क्रिकेट, लड़के जो है क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके बाद होता है द टीचर टीचेज अस, यानी शिक्षक हम लोगों को क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इंग्लिश ग्रामर पढ़ने में अगर रुचि आ रहा है, तो आप लोग कॉपी पेन से सभी चीज़ों को मतलब नोट करते जा सकते हैं। अगर परेशानी होगा तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उनको पुनः रिपीट कर देंगे। उसके बाद होता है एडवर्ब। एन एडवर्ब इज ए क्वालिफाइंग वर्ड, इट क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव, ए वर्ब एंड अनदर एडवर्ब। इसको हम पुनः रिपीट कर देते हैं। एडवर्ब, एन एडवर्ब इज ए क्वालिफाइंग, QUALIFYING, क्वालिफाइंग वर्ड, इट क्वालिफाइज, QUALIFIES, क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव, ए वर्ब एंड अनदर एडवर्ब, यानी क्रिया विशेषण विशेषता बतलाने वाला शब्द है। क्रिया विशेषण क्या है? विशेषता बतलाने वाला शब्द है। वह विशेषता बतलाता है विशेषण की, क्रिया की तथा दूसरे क्रिया विशेषण की। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल में है शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह सुंदर तो है लेकिन वह बहुत सुंदर है। उसके बाद कहता है ही रन्स केयरफुली, वह दौड़ता तो है लेकिन किससे दौड़ता है? सावधानी से दौड़ता है। उसके बाद होता है यू राइट वेरी स्लोली, तुम लिखते तो हो लेकिन बहुत धीमा लिखते हो। तो क्या आपने समझा? एडवर्ब में जो क्रिया विशेषण विशेषता बतलाने वाला शब्द है और वह विशेषता बतलाता है विशेषण की, क्रिया की तथा दूसरे क्रिया विशेषण की। तो एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों ने एडवर्ब को समझा। उसके बाद होता है प्रीपोजिशन, जिसका अर्थ होता है संबंध सूचक।
तो इसका परिभाषा होता है ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। यानी इसका हिंदी होता है प्रीपोजिशन वह शब्द है जिसका प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध को बतलाने के लिए होता है। यानी प्रीपोजिशन का जब भी यूज होगा तो उसका किसी न किसी शब्द के में उसका संबंध को बतलाने के लिए होगा। तो एग्जाम्पल के लिए देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, उसके बाद है आई राइट विथ ए पेन, रवि केम एट 5 o'clock और दिस कैप इज फॉर यू। यानी इसका हम लोग समझते हैं क्या कहा, जो इसका शब्द किसके लिए होता है, संबंध को बतलाने के लिए। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं यहाँ प्रीपोजिशन 4 प्रकार के संबंध को बतलाते हैं। कितने प्रकार के संबंध को यहाँ पे बतला रहा है, 4 प्रकार के। तो कैसे, तो स्थान का संबंध बतला रहा है। तो क्या करा, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, किताब जो है वह कहाँ रखी हुई है, टेबल पर रखी हुई है। तो यहाँ स्थान का संबंध बतला रही है। और उसके बाद कह रहा है साधन का संबंध। तो आई राइट विथ ए पेन, मैं किससे लिख रहा हूँ, कलम से लिख रहा हूँ। तो यहाँ क्या साधन का संबंध हो गया। उसके बाद कहता है दिस कैप इज फॉर यू, यहाँ पे मतलब अधिकार भी दिखा रहा है, मतलब अधिकार का भी संबंध को यहाँ पे बतला रहा है। तथा समय के संबंध को भी बतलाता है। रवि केम एट 5 o'clock, रवि कितने बजे आता है रवि, तो 5 बजे आता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे मतलब प्रीपोजिशन 4 प्रकार के संबंधों को बतला रहा है। पहला स्थान का संबंध है, दूसरा साधन का संबंध, तीसरा अधिकार का संबंध और चौथा समय के संबंध को बतला रहा है। यहाँ पे सिंस, फ्रॉम, बाय, बिफोर, अंडर प्रीपोजिशन, मतलब ये सब शब्द क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे समझे प्रीपोजिशन को, उसके बाद एडवर्ब को, वर्ब को और एडजेक्टिव को आप लोगों ने जाना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा कमेंट करके वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आज का। उसके बाद हम लोग आगे भी इसका मतलब अभी क्लास जारी रहेगा, आगे भी बताएंगे। अभी इस प्रीपोजिशन के बाद इंटरजेक्शन है, कंजक्शन है, ये सब भी अभी तुरंत जस्ट क्विक बताने के लिए हम तैयार हैं। उसके बाद है कंजक्शन, CONJUNCTION। कंजक्शन, ए कंजक्शन इज ए ज्वाइनिंग वर्ड, इट ज्वाइंस ए वर्ड टू ए वर्ड एंड ए सेंटेंस टू अनदर सेंटेंस। यानी इसको हम फिर से रिपीट कर देते हैं, क्या कि छोटा छोटा लिखा हुआ आप लोगों को स्पष्ट पता नहीं दिखाई देता होगा कि नहीं देता होगा। लिखा है ए कंजक्शन इज ए ज्वाइनिंग वर्ड, इट ज्वाइंस ए वर्ड टू ए वर्ड एंड ए सेंटेंस टू अनदर सेंटेंस। यानी इसका अर्थ होता है संयोजक जोड़ने वाला शब्द है। कंजक्शन का हिंदी क्या होता है, संयोजक अवयव होता है। तो संयोजक जोड़ने वाला शब्द है, वह जोड़ता है एक शब्द को दूसरे शब्द से तथा एक वाक्य को दूसरे वाक्य से। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं शब्दों का, जो रमन एंड सुमन, तो रमन और सुमन हुआ। उसके बाद ब्लैक एंड वाइट, मतलब काला और सफ़ेद। रीड एंड राइट, मतलब पढ़ना और लिखना। नॉट कंजक्शन एक ही तरह के 2 शब्दों को जोड़ता है। क्या कहा इसने, कंजक्शन क्या करता है, एक ही तरह के 2 शब्दों को क्या करता है, जोड़ता है। अब है वाक्यों का जोड़, एग्जाम्पल से समझते हैं। सीता राइट्स एंड गीता प्लेज, मतलब सीता जो क्या कर रही है, लिख रही है और गीता खेल रही है। उसके बाद ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, यानी इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ही इज पुअर बट ही इज क्या है, ऑनेस्ट, मतलब क्या होता है, वह ईमानदार है। कंजक्शन इसका नोट आता है, कंजक्शन कहता है न केवल 2 वाक्यों को जोड़ता है बल्कि कभी कभी उन्हें संक्षिप्त भी क्या करता है, बना देता है। ऐसा कंजक्शन के बारे में कहा जाता है, नियम है। इसी प्रकार बिकॉज, सिंस, व्हाइल, व्हेयरएज आदि कंजक्शन कहलाते हैं। उसके बाद है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन की परिभाषा होती है एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सडन और स्ट्रांग फीलिंग ऑफ द माइंड। यानी इंटरजेक्शन वह शब्द है जिसका प्रयोग मन के हर्ष, शोक, घृणा, निंदा तथा आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए होता है। एक बार हम फिर से पुनः पढ़ देते हैं। इंटरजेक्शन, एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सडन और स्ट्रांग फीलिंग ऑफ द माइंड। यानी इसका हिंदी हुआ, इंटरजेक्शन वह शब्द है जिसका प्रयोग मन के हर्ष मतलब खुशी, शौक मतलब हम लोग कोई शौक प्रकट, कोई मर जाता है तो शौक प्रकट करते हैं, या कुछ हो जाता है घृणा मतलब किसी के प्रति घृणा को
व्यक्त करना, निंदा यानी दूसरे की हम लोग कभी कभी उनके बारे में अच्छा या बुरा बोलते तो वो निंदा होता है, तथा आश्चर्य, कभी कभी ऐसा कुछ काम हो जाता है जिससे हम लोग आश्चर्य व्यक्त करते हैं, तो आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए होता है। तो किसका प्रयोग होता है? इंटरजेक्शन का। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको भी समझते हैं। अलास, ALAS, अलास, अलास विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। अलास मतलब क्या होता है? क्या होता है अलास मतलब? है वह मर गया कहता है ना, तो यहाँ कौन चीज़ प्रकट करने के लिए हुआ? शोक प्रकट करने के लिए। ओह मतलब वह ओह उसको क्या हो गया, तो ये भी क्या? शोक प्रकट करने के लिए। आह मतलब किसी को चोट लग जाता है, तो ये भी क्या हो गया? शोक प्रकट करने के लिए आह चोट लग गया। उसके बाद हुर्रा मतलब वाह, मतलब यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं? वाह मतलब यहाँ पे मतलब निंदा भी हो सकता है, वाह बहुत बढ़िया काम हो वह कर रहा है। उसके बाद होता है फाय फाय मतलब छी छी, फाय फाय का हिंदी क्या होता है? छी छी, तो यहाँ घिरना हो गया। उसके बाद वेल डन मतलब चाबाश, यहाँ कौन चीज़? आश्चर्य का हम लोग व्यक्त हो रहा है। उसके बाद एक्सेलेंट मतलब बहुत बढ़िया, यहाँ भी क्या हो रहा है? आश्चर्य का बोध हो रहा है। अगर आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का परिभाषा जाने, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाने, आप लोगों को कैसा वीडियो लगा उसके बारे में हम लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम एक चीज़ बताना चाहते हैं, मेरा नाम सूरज कुमार है और मेरा घर मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर प्रखंड के दुलार पिपराही पंचायत के पिपराही गाँव में है। और मैंने एक शिक्षण संस्थान खोली है जिसका नाम है शांति शिक्षण संस्थान, लतराही चौक के पास अवस्थित है। अगर हमसे आप लोग कोई पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन, तो वह आकर हमसे कोचिंग पे संपर्क कर सकते हैं। हम इस वीडियो के अंत में अपना नंबर छोड़ देंगे, अगर संपर्क भी कर सकते हैं। मेरा संपर्क नंबर है 9199690126, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इस आसपास के क्षेत्र के अगर अभिभावक या विद्यार्थी जो वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप आइए यहाँ पे पढ़ने के लिए, अगर आप संतुष्ट नहीं हो पाते हैं तो फिर जा सकते हैं। ढेर सारा कोचिंग संस्थान है। कई गार्जियन का कहना है या विद्यार्थियों का कहना है सर कितना फी है? आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, अगर शिक्षक कोई भी रहे, चाहे आप कहीं भी किसी भी संस्थान में पढ़ते हो, मिनिमम फी रखा जाता है। शिक्षक शिक्षा के साथ वो मतलब इसको बांटने का काम करता है, इसका कोई मूल्य नहीं होता। इसीलिए माता पिता और गुरु को भगवान के समान दर्जा दिया जाता है। गुरु कहने का तात्पर्य यहाँ यह हुआ, अगर मान के चलिए कोई एक राजमिस्त्री है तो वो कम से कम मिनिमम अपना चार्ज भर दिन का 500-600 के आसपास करता है। उसी तरह अगर लेबर कोई है तो 250 या 300 के आसपास करता है। उसी तरह अगर एक शिक्षक अगर मान के चलो 28 दिन का महीना अगर फरवरी का हम ले लेते हैं, या 28-29 दिन होता है या 30-31 दिन होता है, अगर 20 दिन भी पढ़ाता हो तो आप ही लोग अगर सोचिए, अगर एक महीना में 20 दिन पढ़ाता हो तो अपना चार्ज क्या रखे। फिर भी हम लोग खास करके मतलब मेरा उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है कोचिंग खोल के, आप लोगों के मतलब जागृत करने के साथ साथ में हम चाहते हैं जो क्षेत्र के बच्चे पढ़े और आगे बढ़े, और जिस फील्ड में उसको जाने की इच्छा हो, हम लोग जहाँ से जहाँ हम लोग उसको प्रयास करें जो उस क्षेत्र में वह जाए। तो हम मिनिमम कम से कम फी रखे हुए हैं। विद्यार्थी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, यहाँ आके कम से कम चार्ज में आपको पढ़ाया जाएगा। और अभिभावकों से कहना चाहता हूं, अगर आपके पास बच्चे हैं, चाहे वो जिस भी क्लास को, हमारे यहाँ व्यवस्था है नर्सरी से लेकर 12वीं तक के मतलब सभी विषयों की यहाँ पे पढ़ाई कराई जाती है। अगर आपके पास बच्चे, अगर आप हमें बच्चे देंगे तभी आप हमारे कोचिंग संस्थान का रिजल्ट देंगे। बिना बच्चों के कैसे आप इस कोचिंग संस्थान का रिजल्ट को देख सकते हैं? तो आपसे अनुरोध है, अगर आपके पास बच्चे हैं, चाहे 9th के हो, 8th के हो, या 10th के हो, या 11th के हो, या 12th के हो, आप भेज सकते हैं हमारे पास पढ़ने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मतलब BEd इंट्रेंस, DLEd इंट्रेंस की भी तैयारी कराई जाती है। उसके बाद सैनिक जो बच्चे जाना चाहते हैं, नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं, उनकी भी तैयारी कराई जाती है। तो आप बच्चे भेजेंगे, उनको पढ़ाएंगे, तब ना आप देखेंगे यहाँ से बच्चों का कैसा रिजल्ट आता है। आप हमारे सिंहेश्वर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत दुलार पिपराही पंचायत की जो निकटवर्ती पंचायत है, अगर बच्चे इच्छुक हैं तो वह हमसे पढ़ने के लिए आ सकते हैं। ऐसा नहीं होता है, कभी कभी आते हैं बच्चे, वो पूछ लें सर कितना चार्ज करते हैं। अरे भाई साहब, आप पढ़ने के लिए तो आइए, कम से कम फी में आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, कोई हाई फाई फी नहीं लिया जाता है। आप लोगों को हम उदाहरण के माध्यम से समझा दीजिए कितना मिनिमम एक शिक्षक का फी होना चाहिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सूरज एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।